Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो उसके ये 12 पॉइंट्स बनते हैं, यानी पूरे एरा को, पूरे डेकेड्स को इन 12 पॉइंट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट एनाटॉमिकल स्टडीज से शुरू होती है, उसके बाद माइंड बॉडी डुअलिज्म, फ्रेनोलॉजी, 19th सेंचुरी लोकलाइजेशन, कार्ल वॉर्निक का एरा जो 1848 से 1904 तक था, फिर सैंटियागो रेमन, कार्ल लेशले, ब्रेंडा मिलनर, वाइल्डर पेनफील्ड, एलेक्जेंड्रा लूरिया जो एक रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थी, द डेकेड ऑफ द ब्रेन एंड द लास्ट एडवांसेस इन न्यूरो इमेजिंग जो कि लेट 20th सेंचुरी से शुरू होकर आज तक या आज के टाइम तक के डेवलपमेंट को इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंटर्स के अंदर हम हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट एनाटॉमिकल स्टडीज। जो एंशियंट फिजिशियंस की लिस्ट में एक नाम आता है हिपोक्रेट्स का। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और थॉट प्रोसेस का सेंटर ह्यूमन हार्ट नहीं है बल्कि ह्यूमन ब्रेन है, जो उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी थॉट था। आगे चलकर जो रेनेसेंस के टाइम पीरियड आए उसमें फेमस फिजिशियन आंद्रेयास वेसालियस ने ह्यूमन ब्रेन की डिटेल्ड एनाटॉमिकल ड्राइंग तैयार किया, और ये ड्राइंग एक्चुअली मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग एरिया साबित हुआ, क्योंकि इस स्टडी से यह तो तय हो गया कि ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को समझने की ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही छिपी हुई है। फिर माइंड बॉडी डुअलिज्म का टाइम आया, जिसमें फिलोसोफर रेने देकार्ते ने माइंड बॉडी डुअलिज्म का थ्योरी दिया, और उनका ये मानना था कि माइंड, जिसको कि सोल या आत्मा भी कह लेते हैं अलग अलग कल्चर में, और बॉडी, ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो डेकार्टे का मानना था कि पिनेल ग्लैंड ही वो जगह है जहाँ पर मन, आत्मा या माइंड प्लेस करती है, और यही मन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हालांकि मॉडर्न साइंस इस स्ट्रॉन्ग डुअलिज्म को एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन डेकार्ते ने ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन जरूर शुरू कर दी कि मेंटल प्रोसेस जो है वो मेंटल एक्टिविटीज से कैसे कनेक्टेड है, और यही सवाल, यही क्वेश्चन आगे चलकर न्यूरोसाइकोलॉजी का बेस बन गया या कोर थीम बन गया। फ्रेनोलॉजी। फ्रांस जोसेफ गॉल ने फ्रेनोलॉजी का थ्योरी दिया। उनके अकॉर्डिंग मेंटल फंक्शंस ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में प्लेस्ड होती हैं, और स्कल का जो शेप है और स्कल पे जो डिफरेंट उभार होते हैं वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। हालांकि ये थ्योरी भी साइंटिफिकली वैलिड नहीं हो पाई, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी में इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फ्रेनोलॉजी ने ब्रेन लोकलाइजेशन, यानी अलग अलग फंक्शंस अलग अलग ब्रेन एरियाज में प्लेस्ड हैं, इस थ्योरी को या इस कंसेप्ट को फेमस कर दिया। 19th सेंचुरी लोकलाइजेशन। इस टाइम न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यह इस समय तक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यह पहचानने लगे थे कि ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शनिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें पॉल ब्रोका ने ये आइडेंटिफाई किया अपने सारे स्टडीज से या पेशेंट्स के ऑब्जर्वेशन से, यह एक्सप्लोर किया कि लेफ्ट फ्रंटल लोब में अगर कुछ भी लेफ्ट फ्रंटल लोब में अगर कुछ भी लीजन या कोई भी डेफिसिट होता है, तो ह्यूमन बीइंग को
बोलने में प्रॉब्लम होती है, यानी लैंग्वेज आउटपुट में इश्यू आने लगते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस को, यानी उस लेफ्ट फ्रंटल लोब को, उस पर्टिकुलर प्लेस को आज ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। फिर जॉन ह्यूलिंग्स जैक्सन ने एपिलेप्सी के पेशेंट्स का स्टडी किया और ये बताया कि हायर मेंटल ऑर्डर फंक्शंस जो हैं वो सिंपल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और इस एरा ने, यानी ये जो सेंट्रल लोकलाइजेशन 19th सेंचुरी का सेंट्रल लोकलाइजेशन एरा था, इस दौर ने यह तो प्रूव कर दिया कि ह्यूमन ब्रेन एक कॉमन या यूनिफॉर्म ऑर्गन नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके बाद कार्ल वॉर्निक ने लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट मेंटल पार्ट को या मेंटल ऑर्गन को, एनाटॉमी को पहचाना, जिसको कि उन्होंने लेफ्ट टेम्पोरल लोब में आइडेंटिफाई किया। जिन पेशेंट्स में, उन्होंने ये बताया कि जिन पेशेंट्स के इस टेम्पोरल लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डेफिसिट होती थी, वो फ्लुएंटली बोल तो लेते थे लेकिन उनकी बातों में कोई मीनिंग नहीं होती थी। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं जब हम बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होती कि वो जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली उस रेफरेंस या उस कंटेक्स्ट के बारे में बात हो भी रही है, लेकिन उन्हें इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं या फिर उनमें बहुत सारी बातें मिक्स हो गई हैं, और जिसका आपस में कोई कनेक्शन कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, कभी रेलेवेंट वर्ड्स का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसे वर्निक अफेजिया कहा जाता है। यानी ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन कार्ल वर्निक के नाम को डेडिकेट कर दिया गया और इसे वर्निक अफेजिया कहा। उनके रिसर्च ने ब्रेन लोकलाइजेशन थ्योरी को और स्ट्रेंथ दिया और यह बताया कि लैंग्वेज जैसे डिफिकल्ट टास्क ब्रेन के किसी एक एरिया में फिक्स नहीं होते, बल्कि दो तीन या कुछ और एरियाज या पार्ट्स को मिलाकर ये प्रोडक्टिविटी आती है। सैंटियागो रेमन सेजल, इन्हें मॉडर्न न्यूरोसाइंस के फादर के रूप में जानते हैं। इन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोप और विषय और डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स को, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक्स को यूज करके ये प्रूव कर किया कि ब्रेन बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ना कि पहले के थॉट के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट पार्ट है। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ ये एक पूरा न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, और इसे ही न्यूरॉन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनके इस टास्क ने या अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्लोरेशन ने यह समझने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया कि ह्यूमन ब्रेन का काम उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। कार्ल लेशले, कार्ल लेशले ने मेमोरी को यूज करके मेमोरी को समझने के लिए चूहों को यूज किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये पाया कि जो मेमोरी है वो किसी एक एरिया में लोकेटेड नहीं होती, बल्कि पूरे कॉर्टेक्स में फैली होती है। और इसे ही उन्होंने इक्विपोटेंशियलिटी थ्योरी कहा, प्रिंसिपल कहा। हालांकि बाद के मॉडर्न रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को या इस थ्योरी को डिस्कार्ड तो किया, लेकिन लैशले के टास्क ने इतना तो क्लियर कर दिया कि ब्रेन के टास्क कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ब्रेंडा मिलनर, ब्रेंडा मिलनर को मॉडर्न क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने एक पेशेंट हेनरी मोलाइसन के ऊपर जो स्टडी किया था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। उस पेशेंट को मिर्गी के अटैक्स होते थे और उसके सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद उन्हें सिवियर मेमोरी लॉस हो गई थी। तो मिलनर ने अपनी स्टडी में, अपने रिसर्च में ये पाया कि जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
चूंकि उस पेशेंट के लॉन्ग सर्जरी के बाद ये एरिया अफेक्टेड हुआ था, तो उन्होंने रिलेट किया कि उस सर्जरी में जो पार्ट अफेक्टेड हो, उससे रिलेटेड ब्रेन फंक्शनिंग भी अफेक्टेड बिहेवियर शो करती है। जैसे कि हिप्पोकैम्पस अगर अफेक्टेड हुआ था तो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे असर पड़ गया। उनके इस काम ने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज बनाने का काम किया। न्यूरोसाइंस यानी हिप्पोकैम्पल एरिया और उससे रिलेटेड न्यूरोनल पाथवेज एंड ऑल, और साइकोलॉजी जो कि मेमोरीज जैसे कग्निटिव फंक्शंस की बात करता है, उसके बीच एक पुल बनाई, एक ब्रिज बनाई और ये बताया कि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेशल कग्निटिव या स्पेशलाइज्ड कग्निटिव फंक्शंस के साथ कैसे जुड़ी हुई होती हैं। वाइल्डर पेनफील्ड। वाइल्डर पेनफील्ड एक न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने एपिलेप्सी की सर्जरी के टाइम पे ब्रेन मैपिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने कॉर्टेक्स को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू स्टिमुलेट करके यह आइडेंटिफाई किया कि शरीर यानी बॉडी की हर मूवमेंट और सेंसेशन के लिए ब्रेन में कौन कौन से एरियाज रिस्पॉन्सिबल हैं या कंट्रीब्यूटेड हैं। इसे ही मोटर एंड सेंसरी ह्यूमनकुली कहा जाता है। उनका काम इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि ब्रेन लोकलाइजेशन के थ्योरी का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कितना या क्लिनिकल रेलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। अलेक्जेंडर लूरिया, जो कि एक रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे और कग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने वालों में एक थे। उन्होंने फंक्शनल सिस्टम थ्योरी डेवलप किया और उसमें उन्होंने यह बताया कि मेंटल फंक्शंस किसी एक एरिया पर नहीं बल्कि ब्रेन के बहुत सारे एक्टिव नेटवर्क वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उनसे मिलकर गवर्न भी होता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक रीजन से कनेक्टेड नहीं होता। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन मिलिट्री पर्सन के साथ काम किया था जिन्हें ब्रेन में चोट लगी थी, लीजन आए थे, और उसके थ्रू उन्होंने कग्निटिव इश्यूज जो आ रहे थे मिलिट्री पर्सन को, उस कग्निटिव इश्यूज को मेंटल डेफिसिट के डिफरेंट पैटर्न या स्पेसिफिक पैटर्न के साथ कनेक्ट कर कर समझने की कोशिश की। द डेकेड ऑफ द ब्रेन। अमेरिकी गवर्नमेंट ने 1990s के डेकेड को द डेकेड ऑफ द ब्रेन डिक्लेयर किया, जिससे न्यूरोसाइंस रिसर्च के लिए लार्ज पैमाने पर फंडिंग मिलने लगी। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मेंटल डिजीजेस, मेंटल लीजन्स या एक्सीडेंट्स या इंजरीज और न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस को समझने में बहुत हेल्प मिली, और इसी टाइम पीरियड को पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द ब्रेन साइंस के लिए डिक्लेयर किया गया। एडवांसेस इन न्यूरो इमेजिंग, जो कि लेट 20th सेंचुरी से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक माना जाता है। इसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, एफएमआरआई और पेट स्कैन जैसी टेक्निक्स ने न्यूरो साइकोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ला दिया। फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स ने ये बता रिसर्चर्स ने लिविंग माइंड या लिविंग ब्रेन के ऊपर स्टडीज करने में टेक्निक्स का यूटिलाइज किया, और ये वो टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं जो अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे डिजीजेस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो आज न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का एक एमलगमेशन है जिसका यूटिलाइजेशन क्लिनिकल और एजुकेशनल दोनों रेफरेंसेस में किया जाता है। So stay connected for more about neuropsychology and its content. Thank you.